मैं बस बाहर गया था मसालेदार स्नैक्स का एक पैकेट खरीदने, और जैसे ही घर लौटा मेरे पिता ने मुझे कसकर गले लगा लिया और गर्म आंसुओं के साथ रोने लगे। उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि मेरे सामने घुटनों के बल झुक गए, जैसे किसी से भीख मांग रहे हों, और बोले, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना अवेकनिंग बीस्ट अपने छोटे भाई को दे दो। ये सुनते ही मैंने बिना एक पल गंवाए उन्हें सीधे थप्पड़ जड़ दिए। ये सब इसलिए था क्योंकि हम एक बीस्ट कंट्रोल की दुनिया में रहते थे, जहां हर इंसान 18 साल का होते ही अपना बीस्ट पा लेता है। मैंने जो बीस्ट पाया था वह था अब इसका एपिक क्वालिटी वाला डिमोनिक जौ, जबकि मेरे भाई को सिर्फ एक बेकार सी जदाइल चूहिया मिली थी। लेकिन क्योंकि उसकी बचपन से ही एक अरबपति वारिस लड़की से सगाई तय थी, जैसे ही वह उससे शादी करता मेरे माता पिता को तुरंत ही नाम और दौलत मिल जाती। इसलिए मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वह बीस्ट अपने भाई को दे दूं, नहीं तो वह मुझे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर देंगे। यह सुनकर मैं तुरंत मना करने वाला था। आखिर जब तक डिमोनिक जू खुद सहमत न हो, मैं उसके साथ यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। लेकिन मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उलट डेमोनिक जियाओ खुद मेरे भाई के पास चला गया और उसके सामने झुककर अधीनता दिखाने लगा। वह एक नोबल ड्रैगन जू था, और उसके हिसाब से सिर्फ मेरे भाई जैसा आदमी जो एक अमीर औरत से शादी करने वाला था वही उसे ठीक से पाल सकता था। जहां तक मेरी बात थी, एक कंगाल मालिक के रूप में वह जैसे साफ साफ कह रहा था, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो दफा हो जाओ। ये देखकर मेरे अंदर की आग अचानक एक ठंडी डरावनी हंसी में बदल गई। चूंकि तुम सब यही चाहते हो तो मैं खुद ही इसे तुम्हें दे देता हूं। मैंने अपनी हथेली से जोर लगाया और पल भर में कॉन्ट्रैक्ट चेन तोड़ दी। उसी क्षण एक भयानक दर्द ने मेरे दिमाग को चीर डाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेन टूटने से होने वाला नुकसान हमेशा के लिए रहता है, लेकिन ऐसा जियाओ जो अपने मालिक से ही विश्वासघात कर दे, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस असहनीय दर्द को सहते हुए मैं मुश्किल से खड़ा रह पाया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला था, लेकिन मैंने जीन झेनट की भारी आकृति को अपनी ओर दौड़ते देखा। मुझे लगा शायद मेरा पक्षपाती पिता आखिर पछता गया होगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। जॉन जेनेट ने तुरंत डेमोनिक डुओ क्रिस्टल को खींचा और उसे मेरे भाई जॉन आइलॉन की छाती में ठोंक दिया, जिससे नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और मेरा प्यारा भाई जनाई अपनी खुशी रोक ही नहीं पाया, वह जोर जोर से हंसने लगा। उस पल मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। आखिर यह सिर्फ एक एपिक ही तो है। भविष्य में मैं खुद इस गद्दार ड्रैगन को वापस हासिल करूंगा, उसे टुकड़ों में तोड़ दूंगा और उसका मांस पीस कर चारा बना दूंगा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं मुड़ा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से मेरे पिता जेन जेनेट की आवाज आई, मुझसे नफरत मत करना मेरे बेटे। मैंने बिना मुड़े जवाब दिया, जने मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन आगे से मेरे पास शिकायत करने मत आना। 3 दिन बाद स्कूल में नोविस ट्रायल शुरू होने वाला था, और सिर्फ वही लोग जो इसे पास करेंगे जीनो यूनिवर्सिटी में आवेदन कर पाएंगे। इसलिए उस तारीख से पहले मुझे किसी पीस्ट के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही था। इसी वजह से मैं एक ज्वेलरी की दुकान पर गया और अपनी दादी का जेड पेंडेंट बेचकर 2 लाख स्पिरिचुअल कॉइन्स हासिल किए। फिर मैंने टैक्सी ली और नागन शहर पहुंचा। वहां मैं सीधे सबसे बड़े पीस्ट कंट्रोल स्टोर हैंगशोंग पहुंचा और बिना समय गंवाए 8वीं मंजिल पर यूरार सेक्शन में चला गया। हॉल के अंदर दर्जनों रेयर क्लास पीस्ट अलग अलग रूपों में प्रदर्शित थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो हर स्पेशल शोकेस के नीचे 5 लाख स्पिरिचुअल कॉइन्स की कीमत लिखी थी। यहां तक कि सिल्वर मून वाला भी 8 लाख में रखा था। 8 लाख, ये तो सीधी लूट थी। मैंने अपनी 2 लाख कॉइन्स वाली स्पिरिचुअल कार्ड को कसकर पकड़ा और थोड़ी झिझक के साथ नाक खुजलाते हुए पूछा, क्या इससे सस्ता कुछ नहीं है? मैंने एक सेल्स वुमन को विनम्र मुस्कान के साथ बुलाया। उसने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, बस सिर हिलाकर शांत स्वर में बोली, यहाँ हमारे पास सिर्फ रेयर क्लास पीस हैं, अगर सस्ता चाहिए तो एक्सेलेंट क्लास सेक्शन देख सकते हैं। मेरे चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी, लेकिन तभी उसने कहा, हालांकि बेसमेंट के गोदाम में कुछ डिफेक्टिव स्पेसिमेंट्स भी हैं, उनकी कीमत काफी कम है, लेकिन गुणवत्ता भी कम होगी। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे दिखाइए। मेरे जैसे आदमी के लिए जिसके पास सिर्फ 2 लाख कॉइन्स थे, यही एकमात्र मौका था। मैं उसके पीछे पीछे बेसमेंट तक गया। नीचे का माहौल भारी और ठंडा था। जंग लगी लोहे की पिंजरों को इधर उधर रखा गया था। मैं एक एक पिंजरे के बीच घूमते हुए अंदर की क्रीचर्स को ध्यान से देखता रहा, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला और मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक कोने में रखे पिंजरे पर मेरी नजर पड़ी। मैंने बस एक झलक देखी और अचानक जानकारी का तूफान मेरी आंखों के सामने उमड़ पड़ा। इतनी जानकारी कि मैं सब समझ ही नहीं पा रहा था। उस पिंजरे के अंदर एक छोटी सी कछुआ थी, जो मेरी हथेली से भी बड़ी नहीं थी। मुझे देखते ही उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली। उसी पल मुझे उसके दिल में छिपी गहरी विनती महसूस हुई। aquatic spiritual turtle of opulence, rare lineage, autonomous purification, mystic chi, demon turtle, fusion path 1, immortal shell, dragon turtle, fusion path 2, sacred turtle of the luminous abyss। इतने सारे फ्यूजन पाथ्स देखकर मेरी सांस ही रुक गई, क्योंकि ये वह क्रीचर था जिसके पास मैंने आज तक सबसे ज्यादा फ्यूजन पाथ्स देखे थे। तभी अचानक मेरी नजर आखिरी फ्यूजन पाथ पर टिक गई, लेजेंडरी जोंगवू, फ्रॉस्ट बोन इविल ब्लैक वॉरियर। क्या यह वही जोंगवू हो सकता है जिसके बारे में दंतक थाओ में सुना था? मेरा गला सूख गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उस छोटी कछुए की फटी हुई खोल को धीरे से सहलाया। उसी पल दिदिम की तिरस्कार भरी मुस्कान और मेरे पिता की ठंडी उदासीनता मेरे दिमाग में उभर आई। जैसे उसने मेरे अंदर की बदले की आग को महसूस कर लिया हो। उस कछुए के खोल की दरार अचानक मेरे हाथ के नीचे तपने लगी। मैंने नीचे देखा और अचानक गलियारे में मोजियाओं की धुंधली परछाई दिखाई दी, लेकिन उसी क्षण छोटी कछुए ने अपने पंजे के एक झटके से उसे मिटा दिया। मेरी आंखें प्रशंसा से भर गई। तो ठीक है, मैं जने के मियाओ को जियोन की नींव की पहली ईंट बनाऊंगा। जहां तक फ्यूजन के लिए जरूरी क्रीचर की बात थी, किस्मत से एंचुएंट के गोदाम में एक अपाहिज एंचुई सर्पेंट भी मौजूद था। मैंने सावधानी से उस छोटी कछुए को उसके जंग लगे पिंजरे से निकाला और कोने में रखे एंचुई स्नेक के पिंजरे के पास गया। मैंने धीरे से उस एनुई सर्पेंट को भी बाहर निकाला और सेल्समैन से कहा, नमस्ते, मैं ये दोनों ले रहा हूं। मेरी दृढ़ता देखकर सेल्समैन ने कोई बहस नहीं की। उसने कहा, ठीक है सर, हम इन्हें आपको मटेरियल प्राइस पर दे देंगे। हर एक 50,000 गोल्ड कॉइन्स का पड़ेगा। 50,000 मेरी क्षमता के अंदर था। मैं जल्दी से अपनी दोनों छोटी क्रीचर्स को लेकर वापस जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी लिंक कार्ड निकाली और सीधे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स का भुगतान कर दिया। विक्रेता की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और वह मुझे वापस वान शोआन की मंजिल तक छोड़ने आया।
मैंने उसे जाते जाते रोकते हुए कहा, रुको, मेरे पास अभी भी 1 लाख बचे हैं, क्या तुम मेरे लिए 3 मटेरियल्स ला सकते हो? मैंने उस विक्रेता को रोक लिया जो जाने ही वाला था और उसे फ्यूजन के लिए जरूरी मटेरियल्स के नाम बता दिए। जैसे ही विक्रेता हॉल से बाहर गया, आसपास खड़े लोगों की निगाहें चुपके चुपके मेरी तरफ मुड़ने लगी। किसी ने तिरस्कार से कहा, जरा इस आदमी को देखो, इसने सच में 2 अपाहिज क्रीचर्स खरीद लिए। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है गरीबी ने इसका दिमाग ही खराब कर दिया है। तीसरा बोला, ऐसी क्रीचर्स का करेगा क्या, इन्हें कैनन फॉडर बनाएगा क्या? उनकी तीखी हंसी मेरे कानों में गूंज उठी। मेरी हथेली में पड़ी छोटी कछुआ और छोटा सांप डरकर सिमट गए। शर्म और अकेलेपन से जैसे उनका दिल टूट गया हो, वे लगातार सिसक रहे थे। उनकी कांपती हुई देह मुझे अपनी हथेली में साफ महसूस हो रही थी। मैंने गुस्से से उन लोगों को घूरा जो हमें अपमानित कर रहे थे और धीरे से अपनी हथेली में मौजूद दोनों से कहा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बिल्कुल भी कैनन फोडर नहीं हो। मैंने खुद तुम्हें चुना है और इसका मतलब है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रीचर्स हो। मेरी बात सुनकर दोनों छोटी क्रीचर्स की आंखों में अविश्वास भर गया। उन्होंने धीरे धीरे अपने सिमटे हुए सिर उठाए और मेरी हथेली में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने पूरी दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। मेरी क्रीचर्स को चुनने का फैसला किसी और का नहीं है। तभी विक्रेता दौड़ता हुआ वापस आया और उसने मुझे 3 डिब्बे थमा दिए। फ्यूजन के मटेरियल्स खरीदते ही मेरे पास बचे हुए 1 लाख गोल्ड कॉइन्स भी खत्म हो गए और इस समय मेरी जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सामग्री हाथ में लेकर मैं तुरंत वंशु स्टार से निकलकर सीधे होटल लौट आया। कमरे में पहुंचते ही मैंने पर्दे खींच दिए। मुझे नहीं पता था कि फ्यूजन के दौरान क्या होने वाला है, लेकिन ऐसी चीज जो हर तर्क को चुनौती देती हो, उसे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था। मैंने दोनों छोटी क्रीचर्स को देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और ताकतवर बनाने वाला हूं। ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, अगर सहन न हो तो बता देना, मैं इसे रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। दोनों ने अपने छोटे छोटे सिर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे दर्द से मरना ही क्यों ना पड़े, वे सहन करेंगे, क्योंकि वे अपने इतने अच्छे मालिक की रक्षा करने के लिए मजबूत बनना चाहते थे। मैंने तीनों डिब्बे खोले और फ्यूजन के लिए जरूरी सामग्री निकाली। चेन ग्वानमिंग का एबिस, पानी और इटर्नल लव नॉट। चलो शुरू करते हैं। फ्यूजन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के शुरू हुई, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि आखिरकार दोनों छोटी क्रिएचर्स बेहोश हो गईं और उसके बाद भी उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। उन्हें देखकर मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। मैंने धीरे से कहा, अगली बार इतना भी मत सहना, अगर तुम मजबूत न भी बनो तब भी मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी का विशाल स्तंभ दोनों को घेरते हुए पूरे कमरे में फट पड़ा। एक अदृश्य लहर दीवारों को पार करती हुई सीधे आसमान की ओर उठ गई। रोशनी इतनी तेज थी जैसे कमरे में छोटा सूरज उग आया हो, लेकिन सौभाग्य से कमरे की सारी दरारें बंद थीं, इसलिए इसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसी समय नगनान शहर के लॉर्ड के महल में सुतिंगलन उस नई दूसरी दुनिया की दरार के बारे में चर्चा कर रहा था जो 6 महीनों से सबको परेशान कर रही थी। वह बोलने ही वाला था कि अगले ही पल धड़ाम, मीटिंग टेबल के बीचों बीच लंबी दरार पड़ गई। सुटिंगलान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने खिड़की से बाहर शहर की ओर देखा और एक पवित्र भयावह ऑरा को महसूस किया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। ऐसी ऑरा के प्रकट होने की सिर्फ 2 संभावनाएं थीं, या तो किसी दूसरी दुनिया की शक्तिशाली दरार सक्रिय हो रही थी, या फिर किसी का लेजेंडरी रैंक इनिशियल बीस्ट जन्म ले चुका था। लेकिन उसने तुरंत दूसरी संभावना को खारिज कर दिया, एक लेजेंडरी इनिशियल बीस्ट। ऐसा तो लगभग 1000 साल से नहीं हुआ था। अचानक नगनान में ऐसा कैसे हो सकता है? उसने गंभीर आवाज में आदेश दिया, गार्ड, नगनान के आसपास मौजूद सभी दूसरी दुनिया की दरारों की तुरंत जांच करो। उसी समय होटल के मेरे कमरे में सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत छोटी कछुआ और छोटे सांप की हालत जांची और तब पता चला कि दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। जो स्पिरिचुअल टर्टल पहले मेरी हथेली में समा जाती थी, वह अब लगभग एक बड़े टब जितनी हो चुकी थी। उसकी खोल की सारी दरारें गायब हो गई थीं और उनकी जगह सुपारी के पैटर्न जैसे चमकदार निशान उभर आए थे। वहीं पानी का सांप अब लगभग 1 मीटर लंबा हो चुका था और उसके सिर पर बर्फीले सुनहरे रंग का छोटा उभार उग आया था। उसकी काली पूंछ कछुए की खोल के चारों ओर लिपटी हुई थी और दोनों ऐसे लगे जैसे एक दूसरे से जुड़े हों। उन्हें अभी भी बेहोश देखकर मैंने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी उनकी नई जानकारी देखी। नेक्रोआइज शियोन, लेजेंडरी एप्टीट्यूड, फ्यूजन इम्पॉसिबल। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सचमुच एक लेजेंडरी रैंक एक्सपो बन चुका था। मैं हैरान रह गया। लेजेंडरी रैंक और इतनी भयानक क्षमता मैंने अब तक सिर्फ कार्यक्रमों में देखी थी, लेकिन अब यह सच में मेरे सामने था। अब ये दोनों मेरी पुरानी एबिस डेमोनिक जाओ से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पिछली रात की विश्वासघात की याद बार बार मेरे दिमाग में लौट आती थी। मैंने मन ही मन कहा, जीन, मुझे दोष मत देना अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे थोड़ा आगे निकल जाए। अगले ही दिन नोविस ट्रायल का दिन आ गया। नागनन हाई स्कूल के परीक्षा मैदान का प्रवेश द्वार छात्रों से भरा हुआ था। सभी अपने बीस्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और मजबूत टीममेट्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि परीक्षा मैदान के डीमन बीस्ट्स बेहद खतरनाक थे और ज्यादातर लोगों के लिए टीम बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही मैं पहुंचा, मेरी नजर एक बेहद परिचित आकृति पर पड़ी। उसी समय जान एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की को गले लगाए हंसते बोलते खड़ा था। वह उसकी मंगेतर इनातिगे थी। उनके सिर के ऊपर अबिस का डिमोनिक लियो तैर रहा था। वे दोनों छात्रों की भीड़ से घिरे हुए थे जो जान की खुशामद करने की कोशिश कर रहे थे। कोई बोला, चीफ जान, आप सच में कमाल हैं। एपिक लेवल एप्टीट्यूड वाला जू बुलाना कोई मजाक नहीं है। इस परीक्षा में पहला स्थान तो आपका ही होगा। तभी एक चापलूस ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, चीफ, उधर देखो, वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। फिर उसने हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे भाई ने सिर्फ एक बेकार रजेदालिया बुलाया था? फिर यह कछुआ कहां से आ गया? मैंने एक ठंडी मुस्कान बनाई और चुपचाप उसे देखते रहने लगा। मैं देखना चाहता था कि मेरा प्यारा छोटा भाई अब खुद को कैसे समझाएगा। मेरी नजरें उस पर इतनी भारी पड़ रही थीं कि वह असहज हो गया। तभी उसकी बाहों में खड़ी इनातिगे बोल पड़ी, इसने जरूर उस राजेदाल को फेंक दिया होगा। आखिर इतना घटिया जानवर तो कोई कुत्ता भी नहीं चाहेगा, और वैसे भी ये अब काफी समय से लिटिल आई का भाई नहीं रहा। आगे से बोलते समय ध्यान रखना, ये कचरा उसके लायक नहीं है। इतना कहकर इनातिगे फिर से जान की बाहों में सिमट गई।
ये सुनकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मेरा प्यारा छोटा भाई सच में हालात को अपने पक्ष में घुमाने में माहिर था। कब मैं वह निकम्मा बन गया जिसने एक रटेदाली बुलाया था, लेकिन अभी बदला लेने का समय नहीं था। मैं परीक्षा के अंदर जाने तक इंतजार करूंगा, वहीं मौका ढूंढकर ब्याज समेत हिसाब चुकाऊंगा। जान ने मजबूर सा आह भरा और अभी भी इनातिके को बाहों में लिए मेरी ओर बढ़ाया। क्यों बेकार में इस निकम्मी कछुए को यहाँ मरने के लिए लाए हो? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। जान, तुम्हारे जैसा टैलेंट हो तो सच में तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। फिर मैंने कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस एक आखिरी सलाह देना चाहता हूँ। मैं कुछ पल रुका और मेरी नजरों में साफ तिरस्कार था। कचरा आखिर कचरा ही रहता है। दूसरों की चीजें चुराने से यह सच नहीं बदलता कि तुम अंदर से बिल्कुल घटिया हो। इतना कहकर मैं मुड़ गया और वहां से चल पड़ा। जान मेरी पीठ को घूरता रहा और उसकी आंखों में गहरी हत्या की चमक उभर आई। कचरा बन जाने के बाद भी मुझे उकसाने की हिम्मत करता है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर उसने नीचे मेरी पीछे चल रही कछुए की ओर देखा और आदेश दिया, अबिस जू, इस गंदी कछुए की खोल तोड़ दो। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, एबिस लियो बिजली की तरह आगे झपटा। उसकी बैंगनी ड्रैगन जैसी पूंछ बेहद तेज हो गई और सीधे मेरी ओर वार करने लगी। आसपास खड़े कई लोगों ने अजीब नजरों से मुझे देखा। अब तो ये क्या, किसी ने कहा, उसकी बीस्ट तो कम से कम मिडिल हाई रैंक की होगी, आखिर उसका भाई जिया बुलाने वाला है। उनकी नजर में मेरे पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था। लेकिन जैसे ही एबिस जू की पूंछ कछुए की खोल से टकराई, उसी पल खोल से पानी की एक ढाल फूट पड़ी और उसने हमले को रोक दिया। चारों तरफ हैरानी की आवाजें गूंज उठी। यह कैसे हुआ? उसने समय रहते प्रतिक्रिया कैसे दी? और यह कछुआ जियाओ के हमले को रोक कैसे सकता है? यहां तक कि जान भी हैरान रह गया। तभी सबके कानों में एक हल्की हंसी गूंजी। मैंने जान की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। मुझे पता था मेरा निकम्मा छोटा भाई चोरी छिपे हमला करने की कोशिश करेगा। चूंकि शुरुआत तुमने की है, तो अब यह मत कहना कि मैंने हाथ हल्का नहीं रखा। इतना कहकर मैं एक्स यू को हमला करने का आदेश देने ही वाला था कि तभी अचानक एक घंटी बज उठी। नोविस ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। आसपास खड़े सारे छात्र तुरंत चारों तरफ फैल गए। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर हाथ उठाया और शुआम्बाओ को रोक दिया, जो हमला करने ही वाला था। जान ने मौका पकड़ लिया, इनाटिके का हाथ पकड़ा और तेजी से प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर मुझे उकसाया, कचरे, अंदर पहुंचकर देखना तुम कैसे मरोगे। मैंने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और बिना समय गंवाए एग्जाम्बाओ के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। परीक्षा के क्षेत्र में इस समय मैं एक घने हरे जंगल के बीच खड़ा था। आसमान में अलायंस टूर्नामेंट के लगाए हुए कई डिटेक्शन स्फीयर्स तैर रहे थे, जो पूरे इलाके पर नजर रख रहे थे। नियमों के अनुसार मुझे डीमन बीस्ट्स को मारकर पॉइंट्स हासिल करने थे, ताकि मैं पूरी अलायंस में टॉप 1000 में जगह बना सकूं। मैंने समय देखा, परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। मुझे जल्दी करना था। मैंने कहा, जाम्बाओ, इस बार हमें किसी भी हालत में पहला स्थान लेना है। जाम्बाओ वही नाम था जो मैंने शू को दिया था, ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। जाम्बाओ ने भारी सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और उस बदमाश को भी सजा देनी है जिसने अभी हमला किया था। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल के ओर अंदर ले गया। जल्द ही हमारी नजर पहली डीमन बीस्ट पर पड़ी। 2 मीटर लंबा एक विशाल भेड़िया, जिसका फर नीला चांदी जैसा चमक रहा था और उसके दांतों के बीच बिजली कड़क रही थी। थंडर प्रेशर वुल्फ, ब्रॉन्ज रैंक लेवल 2, पहली ही बीस्ट लेवल 2 की और ऊपर से लाइटनिंग टाइप थी। आम लोगों के लिए यह बेहद खतरनाक संकेत था, जरा सी गलती और मौत है। लेकिन मेरी नजरों में पूरा आत्मविश्वास था। मैंने आदेश दिया, जाम्बाओ, इसे खत्म कर दो। सोंगू शील्ड इस्तेमाल करो। सोंगू तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। अपनी मेटामॉर्फोसिस के बाद यह उसकी पहली लड़ाई थी। मालिक का आदेश सुनते ही गहरे नीले पानी की एक लहर उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। वह सीधे भेड़िए पर झपटा और पानी की वह लहर आसानी से थंडरवुल्फ के बिजली भरे काटने को रोक गई, यहां तक कि उसके 2 दांत भी तोड़ दिए। भेड़िया पीछे उछलकर एक पेड़ से जा टकराया। मैंने तुरंत आदेश दिया, तियनशुन इस्तेमाल करो। शाम्बाओ ने मुंह खोला और गहरे नीले पानी की धुंध बाहर छोड़ी। भेड़िया बचने का मौका भी नहीं पा सका और पूरी तरह उस धुंध में गिर गया। एक भयानक चीख गूंजी, फिर धुंध छूट गई और जमीन पर सिर्फ पानी से धुला हुआ एक साफ कंकाल बचा। उसी क्षण एक एनर्जी स्फीयर भेड़िए की हड्डियों से उठी और जाम्बाओ के शरीर में समा गई। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसके अंदर बदलाव हो रहा है। मेरा अनुमान था कि अगर हम एक और लेवल 2 बीस्ट मार लें तो जाम्बाओ भी लेवल 2 तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि छोटे चोंगवू ने उस थंडर वुल्फ को एक ही वार में खत्म कर दिया था। मैंने खुशी से कहा, एक्सबाओ, तुम कमाल हो। मैं उसे गोद में लेने के लिए झुका, लेकिन देखा कि वह रो रहा था। तब मुझे समझ आया, छोटा बस भावनाओं से भर गया था। वह इतने लंबे समय तक वंशों के अंधेरे और उदास गोदाम में कैद रहा था, हर दिन अपमान और ताने सहता रहा था। अब आखिर उसे रोशनी दिखाई दे रही थी और उसके भीतर जमा सारी पीड़ा बाहर निकल रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया और धीरे से कहा, वे अंधेरे दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। एक दिन तुम दोनों दुनिया की सबसे ताकतवर बीस्ट्स बनोगे। दोनों ने आंसू भरी आंखों से जोर से सिर हिलाया और मन ही मन कसम खाई कि वे अपने मालिक की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। जब जाम्बाओ पूरी तरह शांत हो गया तो हम फिर से जंगल के अंदर शिकार ढूंढने निकल पड़े। भेड़िए के साथ हुए अनुभव के बाद हमने तय किया कि इस बार और भी ताकतवर डीमन बीस्ट का शिकार करेंगे। परीक्षा का क्षेत्र बेहद विशाल था। लगभग 10 मिनट बाद आखिरकार हमें दूसरी डीमन बीस्ट मिल गई। ये एक जहरीला पॉइजन टेल स्कॉर्पियन था, ब्रॉन्ज रैंक लेवल 2। हालांकि पॉइजन टेल स्कॉर्पियन भी पॉइजन टाइप की बीस्ट थी, लेकिन उसकी ताकत एक शू के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकती थी। तियनशू ने उस स्कॉर्पियन को पूरी तरह घेर लिया और कुछ ही सेकंड में वह सड़ चुकी लाश में बदल गया। उसी समय उसके शरीर से एक एनर्जी स्फीयर उठी और सीधे जाम्बो के माथे में समा गई। मैंने तुरंत उसकी जानकारी जांची। श्वाम्बाओ सीधा ब्रॉन्ज रैंक लेवल 2 पर पहुंच चुका था। मुझे खुश होने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक मेरे दिमाग में मानसिक शक्ति की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ी और मेरा अपना स्तर भी ब्रॉन्ज रैंक 2 तक पहुंच गया।
एक बीस्ट मास्टर का स्तर उसकी बीस्ट्स के स्तर पर निर्भर करता है और जैसे जैसे मानसिक शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे और भी बीस्ट्स के साथ पैट करने की संभावना बनती है। मैंने हाथ बढ़ाकर छोटे शू के सिर को सहलाया। मैं बेहद खुश था। इसके बाद मैं एक्सबो को साथ लेकर पूरे जंगल में ऊंचे स्तर की डीमन बीस्ट्स ढूंढने निकल पड़ा। चाहे वे रैंक 1 की हो या रैंक 2 की, हमने सबको खत्म कर दिया और मेरे पॉइंट्स तेजी से बढ़ते चले गए। इसी समय नागनन हाई स्कूल के मॉनिटरिंग रूम में प्रभारी वांग अलायंस हेडक्वार्टर्स को सर्विलांस वीडियोस अपलोड करने में व्यस्त था। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आई। वह स्कूल के प्रिंसिपल ल्यू फेंग थे। वे तेज कदमों से आगे आए और उनकी नजर बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे रैंकिंग लिस्ट पर टिक गई। उन्होंने पूछा, हमारे कितने छात्र टॉप 1000 में हैं? वांग ने सिर हिलाते हुए कहा, इस साल का स्तर पिछले साल से भी कमजोर है। अभी तक सिर्फ 3 छात्र ही उसमें पहुंचे हैं। यह सुनकर लुई फेंग ने निराशा से सिर हिलाया। वांग ने आगे कहा, और उनमें भी सिर्फ चनाई, जिसने एपिक रैंक फ्यूजन बीस्ट बुलाया है, वही टॉप 200 में पहुंच पाया है। उसके पॉइंट्स मुश्किल से 1000 के आसपास हैं। बाकी 2 छात्र 800 रैंक से नीचे ही हैं। यह सुनकर ल्यू फेंग ने गहरी सांस ली और बोले, इस साल पूरी अलायंस की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तक केवल लगभग 200 प्रतिभागी ही 1000 पॉइंट्स तक पहुंच पाए हैं। अगर यही हाल रहा तो इस साल भी हम इनर डीमन क्लैन के खिलाफ होने वाली वर्ल्ड चैलेंज हार जाएंगे। वांग ने भी निराशा से आह भरी। अगर अलायंस इस साल भी हार गया तो ये हमारी लगातार 10वीं हार होगी। कितना शर्मनाक रिकॉर्ड होगा। वह फिर से प्रतिभागियों के वीडियोस छांटने के लिए मुड़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर बड़ी स्क्रीन के सबसे नीचे उभरे एक नाम पर पड़ी, जानलिंग नागनन हाई स्कूल। वांग के होठों पर हल्की मुस्कान आई क्योंकि वह यह खबर प्रिंसिपल को बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि वह नाम रैंकिंग में रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगा। पलक झपकते ही वह 500वीं रैंक तक पहुंच गया। वांग चिल्लाया, प्रिंसिपल जल्दी देखिए। ल्यू फेंग जो बाहर जाने ही वाले थे तुरंत मुड़े और रैंकिंग की ओर देखने लगे। इतने छोटे से समय में मेरा नाम सीधे 100वीं रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन यह सब नहीं था। मेरे नाम के पास दिख रहे पॉइंट्स डरावनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। वे सीधे 2000 पॉइंट्स को पार कर गए। ल्यू फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। वे उस नाम को घूरते रह गए। ये पॉइंट्स इतनी डरावनी गति से कैसे बढ़ रहे हैं? वांग की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह कोई डेटा एरर है। आखिर जान जैसा प्रतिभागी जिसकी क्रिएचर एपिक रैंक की थी, उसके पास भी मुश्किल से 1000 पॉइंट्स थे। फिर यह लड़का कुछ ही मिनटों में उसे न सिर्फ पकड़ कैसे सकता है, बल्कि उससे 1000 पॉइंट्स आगे कैसे निकल सकता है? उसने तुरंत सारे डेटा जांचने शुरू कर दिए और यहां तक कि अलायंस हेडक्वार्टर्स को भी रिपोर्ट भेज दी। लेकिन अंतिम परिणाम साफ था, कोई गलती नहीं थी। ल्यू फेंग और वांग खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके होठों पर उत्साह भरी मुस्कान छिप नहीं पा रही थी। उसी समय मेरे पॉइंट्स 3000 पार कर चुके थे और मैं सीधे अलायंस के टॉप 10 में पहुंच चुका था। अब मुझे पहले स्थान तक पहुंचने के लिए सिर्फ 600 पॉइंट्स और चाहिए थे और मेरी गति जरा भी धीमी नहीं हो रही थी। लुई फेंग ने जोर से आदेश दिया, जल्दी उसकी सर्विलांस वीडियो स्क्रीन पर दिखाओ। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह जान का बड़ा भाई है, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने सिर्फ एक साधारण क्लास का राजेदाइले बुलाया था। अब वांग भी स्थिति की गंभीरता समझ चुका था। उसने तुरंत मेरी लाइव वीडियो स्क्रीन पर दिखा दी। मेरा नाम रैंकिंग में तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा था और अब मैं सीधे पहले स्थान पर पहुंच चुका था। मेरे पॉइंट्स भी 5000 पार कर चुके थे। स्क्रीन पर लाइव इमेज स्थिर हुई और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उस समय मैं छोटे जोंगवू के साथ एक बहते हुए झरने के किनारे किनारे जंगल की गहराई में आगे बढ़ रहा था। ध्यान से देखने पर साफ पता चल रहा था कि इंसान और बीस्ट दोनों ही ब्रॉन्ज रैंक 4 तक पहुंच चुके थे। मैंने हाँफते हुए पूछा, जाम्बो, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि जंगल की गहराई में लेवल 6 डीमन बीस्ट की मौजूदगी महसूस हुई है? मैं इतनी तेज दौड़ा था कि सांस फूल गई थी। छोटे एक्सो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैंने कहा, ठीक है, आधे घंटे में हम देखेंगे कि लेवल 6 डीमन बीस्ट कितनी ताकतवर होती है। 10 मिनट बाद हमें सचमुच ब्रॉन्ज रैंक लेवल 6 डीमन बीस्ट मिल गई, एक स्पाइन बैकपेयर। उस काले भूरे कांटेदार पीठ वाले भालू को देखते ही मुझे ऐसी ऑरा महसूस हुई जो लो लेवल बीस्ट से बिल्कुल अलग थी। अगर जायोन वो लेवल 5 पर होता तो मुझे जरा भी डर नहीं होता, लेकिन अभी वह सिर्फ लेवल 4 था। ये पूरे 2 लेवल्स का अंतर था और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वहां मैं अकेला नहीं था। 5 लोगों की एक टीम उस स्पाइन बैक बेयर के दबाव में पीछे हटती जा रही थी और जल्द ही वे झरने के पास गिरने वाले थे। उनमें से एक ने घबराकर कहा, चीफ, क्या हम बच पाएंगे? दूसरे ने कहा, डरने की क्या बात है, यह बीस्ट पहले से ही थक चुकी है। हमला जारी रखो, हम इसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे। उसी समय जान ने एक साथी को पकड़कर उसे आगे धकेलने की कोशिश की। यह सब मैं साफ देख रहा था। मेरी यादों में मेरा प्यारा छोटा भाई हमेशा ऐसा ही था। अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि चढ़ा देने में उसे कभी झिझक नहीं होती थी। मैं हल्की हंसी के साथ मन ही मन बोला, क्या संयोग है मेरे प्यारे छोटे भाई। और मैं तुरंत हस्तक्षेप करने के बजाय पहले यह सब देखना चाहता था। जिस साथी को आगे धकेला गया था वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी एबिस डीमन ने उसका रास्ता रोक लिया। अब वह न तो भाग सकता था और न ही आगे बढ़ सकता था। स्पाइन बैक बेयर ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने गुस्से से भरे एक वार में उसकी जान ले ली। जान ने शुरू से अंत तक जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर दूसरे साथी को पकड़ा और उसे भी आगे फेंक दिया। अब तू जा, इसे थकाकर मार, उसने कहा। वह साथी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि सीधे भालू के सामने जा गिरा। मरने से ठीक पहले खून से भरी आंखों के साथ वह चिल्लाया, जान हरामखोर। लेकिन जान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आखिरी बचे साथी को भी उसी तरह आगे फेंक दिया। फिर उसने नजर से अबिस डीमन को इशारा किया कि सही समय पर भालू को रोक दे ताकि वह इनाटिगे को लेकर भाग सके। स्पाइन बैक बेयर ने देखा कि एक और इंसान उसकी तरफ फेंका गया है। उसने गुस्से से अपना पंजा उठाया ताकि उसे खत्म कर दे, लेकिन अचानक उसके पंजे की गति धीमी पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ